उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के इस कार्यक्रम में हम जानकारी प्राप्त करेंगे किसान उत्पादक संगठनों के बारे में। उससे पहले वक्त हो चला है खबरें खेती की, मंडी भाव और क्या है मौसम का हाल। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। दुर्गापुरा में मिलेंगे ताज़ा जैविक फल सब्जियां। 15 जुलाई तक सोयाबीन की बुआई करें किसान भाई। पशुपालक भाई बरसात के मौसम में पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाएं। और संरक्षित खेती पर किसान उठाएं 50% अनुदान का लाभ। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने शुक्रवार को दुर्गापुरा कृषि प्रबंधन संस्थान के परिसर में जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल का शुभारंभ किया। इससे किसानों को जैविक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि लोग दिनों दिन शुद्ध खाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं और उनका जैविक उत्पादों की ओर रुझान बढ़ रहा है। इससे बाजार में जैविक खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हो रही है। किसान भी आधुनिक तकनीक और पारंपरिकता के साथ जैविक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। श्री कटारिया ने कहा कि जैविक उत्पादक किसानों की बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उपभोक्ता को आसानी से प्रामाणिक जैविक उत्पाद मुहैया कराने के लिए इस केंद्र की शुरुआत की गई है। जैविक उत्पाद विक्रय प्रोत्साहन स्थल पर 12 काश्तकार सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक फ्रेश जैविक उत्पाद बिक्री करेंगे। भविष्य में पंत कृषि भवन और शहर के प्रमुख पार्कों के द्वार पर भी ऐसे विक्रय केंद्र शुरू करने की योजना है। वहीं जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए खरीद बिक्री का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराया जाएगा। कृषि विभाग की एडवाइजरी के अनुसार किसान भाई सोयाबीन की बुआई के लिए अच्छी बारिश का इंतजार करें। चितराई बारिश में बुआई करने से नुकसान हो सकता है। प्रदेश में कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सोयाबीन बुआई के लिए 20 जून से 15 जुलाई को उपयुक्त माना गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि अच्छी बारिश होने के बाद ही बिजाई करें। छितराई बारिश में किसानों को नुकसान हो सकता है। बीज काफ़ी महंगा होने के कारण किसान भी अच्छी बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोटा संभाग में अनुदानित दर पर सोयाबीन बीज देने का कोटा आवंटित कर दिया है। इसमें किसानों को प्रति क्विंटल 4,000 रुपये का अनुदान देय होगा। राजस्थान राज्य बीज निगम में सोयाबीन बीज की दर 9,500 रुपये प्रति क्विंटल है। इस पर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा, यानी कि किसानों को 5,500 रुपये प्रति क्विंटल की अनुदानित दर से बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हाड़ौती के किसानों के लिए अब डीएपी की किल्लत नहीं रहेगी। किसानों को मांग के अनुरूप डीएपी मिल सकेगा। कृषि विभाग के अनुसार कोटा संभाग के 4 जिलों में डीएपी का आवंटन कर दिया गया है। बारिश के मौसम में पशुओं को कई प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। ऐसे में पशुपालक भाई अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाएं। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में पशुओं को कई प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। ऐसे में विशेषकर दूध देने वाले पशुओं को लेकर पशुपालक को काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पशु रोग ग्रसित हो जाए तो दूध की मात्रा पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। गलघोंटू रोग वर्षा ऋतु के प्रारंभ में रोगग्रस्त पशुओं के मल मूत्र आदि से चारागाह के प्रदूषित होने पर होती है। इस रोग में पशुओं में एकाएक बुखार आता है, रक्त एवं तेज श्लेष्मा युक्त दस्त के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जीभ सूजकर मुंह से बाहर निकलने लगती है। वहीं लंगड़ा बुखार भी वर्षा ऋतु में गाय भैंस प्रजाति में फैलने वाली छूतदार बीमारी है। यह जीवाणु द्वारा फैलता है। 3 वर्ष तक की आयु के पशुओं में इसका प्रकोप अधिक होता है।
इस बीमारी में भी तेज़ बुखार आता है। इसमें गर्दन, कंधों और पुट्ठों पर सूजन और लंगड़ेपन का लक्षण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। पशुओं को गलघोंटू और लंगड़ा बुखार से बचाने के लिए टीकाकरण ही सबसे प्रभावी उपाय है। इसके लिए वर्ष में 2 बार गलघोंटू रोकथाम का टीका अवश्य लगाना चाहिए। पहला वर्षा ऋतु में और दूसरा सर्द ऋतु में। जलवायु परिवर्तन होने के कारण अब परंपरागत तरीके से खेती करना मुश्किल हो गया है। आए दिन होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाई संरक्षित खेती अपनाकर नुकसान को कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके तहत सरकार किसानों को पॉली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस और फूल फलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। इन घटकों के तहत अलग अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो किसान भाई ग्रीन हाउस सब्सिडी, पॉली हाउस सब्सिडी और शेड नेट हाउस सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, वो कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में सभी वर्ग के किसानों को संरक्षित खेती योजना के तहत पॉली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड नेट हाउस, ग्रीन हाउस और फूल फलों की खेती के प्रमुख घटकों पर लागत का 50% तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम किसान उत्पादन संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे किसान इन संगठनों से जुड़ सकते हैं और इस संगठनों से जुड़ के वो कैसे अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों राम राम। तो मैं आज आपको जो है बताने जा रहा हूँ वो है किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर एक कोऑपरेटिव सिस्टम चलता है, जहाँ लाखों किसान मिलकर अपना कोऑपरेटिव बनाते हैं और उसके बाद अपनी फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। आपने नाम सुना होगा अमूल का, आपने महाराष्ट्र में शक्कर शेतकारी संगठन का नाम सुना होगा। तो ये बहुत बड़े बड़े संगठन हैं और वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर के तहत भारत के अंदर अपना नाम कमा रहे हैं। आपने देखा होगा अमूल के उत्पाद पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी होते हैं और पूरा भारत उनके बारे में जानकारी जानता है कि किस तरह दूध का चीज़, बटर, घी, छाछ और इस तरह के अन्य प्रोडक्ट जो है अमूल बेचता है। तो साथियों, अगर हम किसानों को कुछ कमाना है और हमारी जो आने वाली पीढ़ियों को इसमें जो है लगातार बनाए रखना है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमको अपनी फसल की जो भी हम उत्पादन करते हैं उसकी अच्छी कमाई उसकी हो सके और हमारी भावी पीढ़ी इस धंधे के रूप में इसको देख सके। तो साथियों, बात यह है कि किसान अभी आज की तारीख में सिर्फ खेती करता है और खेती उसके लिए बहुत महंगी होती जा रही है। और इन सब शंकाओं को, इन सब समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका है किसानों का अपना संगठन, जिसको हम बोलते हैं किसान उत्पादक संगठन या फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। ये अलग अलग नामों से मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हालांकि ये काम 8-10 साल से चल रहा है, लेकिन वर्तमान में इसको गति देने के लिए सरकार ने इसके महत्व को समझा और एक बहुत बड़ी स्कीम जो है लॉन्च करी, वो है 10,000 कृषि उत्पादक संगठनों का नया निर्माण। इसका बजट में प्रावधान किया गया है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि इससे फ़ायदा क्या है, किसान उत्पादक संगठन की महत्व क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि किसान एक सिर्फ अपने आप को उत्पादक के रूप में देखता है, लेकिन इसमें जो परिकल्पना ये करी गई है कि किसान अपने आप को एक व्यापारी के रूप में, एक व्यापारिक संगठन के रूप में इसको देखे, ताकि आज इस क्षेत्र में जो व्यापारी हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो बिल्कुल भी इसमें कमा नहीं पा रहे हैं। गत 5 वर्षों का डेटा देखें, 7 वर्षों का डेटा देखें तो कोई 1-8 साल है जिसमें किसान कुछ कमा के निकलता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको व्यापारिक सोच के साथ किसान उत्पादक संगठन का निर्माण करने की एक परिकल्पना जो भारत सरकार ने करी है और जो अतीत में जो है जिससे बहुत बेनिफिट भी हुआ है। देखिए, जब एक किसान अपना माल लेके जाता है मंडी के अंदर
तो आपको मालूम है कि किस तरह का बिचौलियों का सिस्टम है, किस तरह का वहाँ पर एक पूरी जो कार्टेल बनी हुई है और किसान को जो है आधे पौने दाम में अपना माल देना पड़ता है। या जब फसल आती है, जैसे मान लो सोयाबीन आई या सरसों आया या गेहूँ आया या मक्का आया, तो किसान जब फसल आती है और उसको बेचने के लिए मंडी में जाता है तो उसको बहुत ही जो है न्यूनतम दाम या एक मिनिमम प्राइस भी जो है, सपोर्ट प्राइस भी उसको नहीं मिल पाती है। और किसान को अपना फसल, चूँकि आवक ज़्यादा होती है और उस समय उसकी मांग कम होती है, तो किसान को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इन सब समस्याओं को, या किसान जो है, आप देखिए जब इनपुट लेने की, खाद बीज पेस्टिसाइड लेने के लिए जाता है, तो जब वो डीलरों से संपर्क करता है तो बहुत ही महंगी दर पर उसको ये सामान मिलता है। तो इन सब समस्याओं को, चाहे वो खाद बीज हो, चाहे उसकी फसल का उचित मूल्य हो, चाहे उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, आधुनिक तरह के ट्रेनिंग हो, वो सब करने के लिए किसान उत्पादक संगठन की एक परिकल्पना है। ये एक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है 300 से 500 किसान मिलकर एक एरिया का सिलेक्शन करते हैं, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर क्रॉप पे, जैसे मान लो कहीं बाजरा है, कहीं मूंग है, कहीं चना है, तो जहाँ किसान होते हैं, कहीं सोयाबीन हो सकता है, कहीं तिलहन हो सकती है, कहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो सकती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जिन क्लस्टर्स में उनकी बहुतायत होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि किसान, वहाँ के जो किसान हैं उनको 10-15 गाँवों में जो किसान होते हैं उस पर्टिकुलर फसल का, उसको लेके एक अपना संगठन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं किसान उत्पादक संगठन। अब जब ये 500 किसान मिल जाते हैं, ठीक है, तो किसानों का एक तो संगठन मजबूत होता है। उस संगठन के अंदर सिस्टम ये रहता है कि पहले फार्मर्स के छोटे-छोटे 20-20 लोगों के फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बनते हैं, उसको FIG बोलते हैं। और वो FIG के अंदर उसके लीडर्स मिलकर उसका एक बोर्ड का गठन होता है, जिसको कि चाहे तो हम कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, चाहे तो हम सोसाइटी एक्ट में भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो जब हम इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करते हैं तो इसको बोलते हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, और जब हम सोसाइटी एक्ट में करते हैं तो वो सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं। पहले गांव के किसान हैं, उन्होंने मिलकर अपना एक छोटा समूह बनाया 20-20 किसानों का, उसको फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप बोलते हैं। और वहाँ पर उनका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष वगैरह होता है, उसकी नियमित बैठक होती है। और उन्होंने जब मिलकर अपने लीडर्स के साथ मिलकर एक बोर्ड बनाया जो कि 500 किसानों के ऊपर होता है, जिसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, और उसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसके अपने संगठन के फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके जो मेन फ़ायदा है वो है व्यापारिक सोच के साथ में इसका चलाना। क्योंकि जब 500 किसान इकट्ठा होकर एक साथ सोचेंगे, एक साथ इनपुट खरीदेंगे, एक साथ अपन फसल को बेचेंगे, तो इसमें बहुत सारा जो नेगोशिएशन पावर जो है वो संगठन को मिलता है। सरकार ने जो है इस स्कीम के तहत कई सुविधाएं दी गई है। तो जहाँ जहाँ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनती है, वहाँ सरकार उसको जो है अब 5 साल के लिए उसको बनाने वाले को और उसको प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए सरकार जो है उसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसका सैलरी सरकार की तरफ से आती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर फर्नीचर की सुविधा सरकार देती है। इसके अलावा उस कार्य को करने के लिए जो NGO, जो RI, जो CBBO है, उसको सरकार जो है सहयोग करती है करीब 5 साल तक। और एक FPO के लिए करीब जो है आप देखिए तो करीब 42 से लेकर 43 लाख रुपए तक का सहयोग सरकार के माध्यम से होता है। अब ये सरकार जो है ये किस 3 एजेंसियां हैं मोटी मोटी रूप से, और वैसे कुल 4-5 एजेंसी है जिनके माध्यम से काम होता है। तो एक तो है SFAC जो भारत सरकार के स्तर पर होती है, दूसरी है नाबार्ड की, जो भी आपको पता है नाबार्ड के बारे में आप जानते हैं, वो भी यही काम करती है। तीसरा है NCDC जो कोऑपरेटिव के अंदर रजिस्टर्ड करके किसानों के साथ ये काम करती है। और चौथा है NAFED जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कोऑपरेटिव बॉडी है, नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये बॉडी है। तो ये जो है CBBO का सिलेक्शन करते हैं। और इन चारों के अलावा एक संस्था है, उसको बोलते हैं NPMA, नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, जो इन सब का मॉनिटरिंग और ये काम करने के लिए वो लगाई गई है। तो ये 5 मोटे मोटे संगठन जो है वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे हैं। और फिर जो है CBBO का ये सिलेक्शन करते हैं। CBBO यानी कि क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप चाहो तो NGO भी बोल सकते हो, और उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर रिसोर्स एजेंसी के रूप में वो जो है सिलेक्शन होता है, और वो फिर ये काम जो है किसान के लिए करती है। तो आपका जो मेन बात है कि अगर मान लो हमारे किसान भाई इससे जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ेंगे इनसे। तो पहली बात है कि ये चारों एजेंसियों से आप संपर्क करके आपके क्षेत्र में कौन जो है CBBO हैं उनसे आप संपर्क करिए, और अपने आप को जो जहाँ CBBO काम कर रहे हैं
वहाँ पर अपने साथ जुड़ कर उनको आप अपने आप को उस कंपनी से रजिस्टर्ड करा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो FPO बनते हैं इसके कई तरह के सरकार इसको सुविधा देती है। एक तो इसके अंदर ट्रेनिंग, एक्सपोज़र और उन्नत जो है इसका पूरा एक सिस्टम रहता है, और कहाँ पर किस चीज़ का FPO बनेगा उसके लिए भी एक सरकार ने एक प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर हर डिस्ट्रिक्ट की एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो ये तय करती है। उसके अंदर पहले एक प्रेजेंटेशन होता है जिसमें ये तय होता है कि अप्रूवल का प्रोसेस होता है, जिसमें तय होता है कि कौन सा क्लस्टर चूज़ किया जाएगा और कौन सी फसल चूज़ करी जाएगी। तो चूँकि उसमें कृषि अधिकारी भी होते हैं, उसमें नाबार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, उसमें CO जिला परिषद होते हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो ये पूरा एक बॉडी है जो ये तय करती है कि कहाँ पर हमको कौन सी चीज़ पे ऊपर FPO बनाना है। अब जब एक FPO बन जाता है, यानी कि जैसे वो कंपनी एक में रजिस्टर्ड हो गया, जैसे मैंने बताया कि 300 से 500 व्यक्ति मिलकर ये बनाते हैं, अपना बोर्ड बनाते हैं। उसके बाद में जो है ये निर्धारित होता है कि इस FPO का कहाँ पर इसकी इनपुट शॉप होगी, कहाँ पर इसकी जो है मार्केटिंग होगी, कहाँ पर इसका प्रोसेसिंग यूनिट होगी। तो वो सब एक निर्धारण प्रक्रिया होती है। और जैसे मैंने बताया कि सरकार इसको 5 साल तक सरकार सपोर्ट करती है। करीब 42 से 43 लाख रुपए इसमें एक FPO के ऊपर सरकार सपोर्ट देती है। और भारतवर्ष में अभी 10,000 FPO बनने हैं, तो हज़ारों करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। हमारे राजस्थान में भी करीब जो है 550 से 600 FPO बनेंगे आने वाले 5 सालों में। ऑलरेडी जो है 100-150 अभी प्रस्तावित है और आने वाले समय में और 500 से 600 इसमें बनेंगे। ऑलरेडी राजस्थान में 300 FPO बन चुके हैं पहले की अलग अलग स्कीम के द्वारा, जिसमें SFAC, नाबार्ड के माध्यम से स्कीमें बनाई गई। लेकिन उसमें जो है कुछ सपोर्ट सिस्टम कम था, और ये जो है जैसे नाबार्ड जो है वो 8-10 लाख रुपए देता था एक FPO बनाने के लिए, लेकिन अभी वो 4 गुना तक बढ़ गया है और अभी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें सरकार ने एक तो मैंने बताया आपको 5 साल तक का सपोर्ट सिस्टम CBBO को भी देती है और FPO को भी देती है, CO के माध्यम से, ऑफिस रेंट के माध्यम से, कंप्यूटर फर्नीचर के माध्यम से और अन्य कई चीज़ों के लिए वो फंड देती है। इसके अलावा जितना पैसा किसान भाई आप लोग जो इसमें इकट्ठा करेंगे, यानी कि मान लो किसान ने अपना 1,000 रुपया 2,000 रुपया शेयर कलेक्शन इकट्ठा किया है, तो उतना ही पैसा सरकार अनुदान के रूप में इसको देती है। इसके अलावा जैसे बताएं कि अपन किसान जो है उत्पादन तो कर ही रहा है, लेकिन उसको प्रोडक्ट को आगे क्या करेगा, तो प्रोसेसिंग के लिए जो है मान लो उसको प्रोसेसिंग चाहिए या फाइनेंस चाहिए, उसको लोन चाहिए, तो सरकार ही गारंटी लेती है बैंकों के माध्यम से कि 2 करोड़ तक का लोन बिना किसी कागजात के उस FPO को, एक FPO को वो ले सके बैंक के माध्यम से। क्योंकि हर बिज़नेस के लिए वित्त की ज़रूरत पड़ती है और बैंक जो है बैंकों को आगे लाने के लिए सरकार ने MOU किया है। तो 2 करोड़ तक का जो है गारंटी सरकार देती है कि अगर बैंक का पैसा डूब जाएगा तो सरकार उसको फुलफ़िल करेगी। यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को अब ऋण की सुविधा के लिए ये भी प्रयास किया गया है। इसके अलावा वेंचर कैपिटल, मार्केट असिस्टेंस, ब्रांडिंग, पैकेजिंग के अलग अलग स्कीमों के तहत कई जगह इसमें बेनिफिट्स हैं। पर मूलतः जो है आप देखें, आप किसान हैं और किसान को 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो सबसे पहले उसको खाद, बीज और दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है FPO की। तो अगर बाज़ार में अगर कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है तो FPO के माध्यम से आपको 80 रुपये में मिलेगी। यानी कि करीब 20% का फ़ायदा तो आपको अपने इनपुट कॉस्ट को कम करने, यानी कि आपको लागत को कम करने में इसमें मिलती है। दूसरी बात होती है उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि उसको ट्रेनिंग के माध्यम से, हाईटेक मेजर से, नई नई जो भी टेक्नोलॉजी को सिखा के इसमें प्रोविज़न है, जिससे आपका उत्पादकता बढ़ेगी और लागत कम होगी। और तीसरी बात आती है जब फसल आती है तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि फसल की जो आने के बाद की जो उसका पूरा सिस्टम है उसके लिए क्या, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे उसके रख रखाव की व्यवस्था हो, चाहे स्टोरेज की हो, कि फसल को कब बेचनी है, तो वो वहाँ पर जो है सरकार और ये FPO के माध्यम से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये है कि अपने ज़िले में या अपने ब्लॉक में ये पता करिए कि क्या कोई FPO बन रहा है, तो उससे आप जुड़िए। दूसरी बात ये है कि FPO से जुड़ने के बाद में आपको उस FPO से आप कम लागत में आप अपना अच्छा क्वालिटी का जो है माल खरीदिए। और जो प्रोसेसिंग यूनिट्स जहाँ जहाँ इस्टेब्लिश हो रही है तो आप अपनी फसल को वहाँ दे सकते हैं। अलग अलग योजनाएं हैं जिसमें जब आपका उचित समय हो तब आप उसको बेचिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ही फसल आती है जो भाव आता है उसको उस समय बेच देते हैं। तो इस स्कीम के तहत आपको ये सुविधा रहेगी कि आप जब अच्छा भाव आए तब तक उसको स्टोरेज और वेयर हाउसिंग करके आराम से उसको, जब अच्छा फसल आए तब आप उसको बेचिए। या फिर जो FPO प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहा है
तो उसमें आप प्रोसेस करके उत्पाद के रूप में जब आप कंज्यूमर तक उसको बेचेंगे तो आपको अपनी डेढ़ा दूना दाम उसको मिलेगा। और जो भारत सरकार की यही मंशा है, राज्य सरकार की भी यही मंशा है कि किसान जो है उसको डेढ़ा दुगुना दाम अपनी फसल का मिले। तो ये FPO एक बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है, आपको अपनी उपज का उचित लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से इसकी तकनीकी सहायता की मदद से ट्रेनिंग वगैरह में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है और आपको आज ज़िंदगी भर आपने काम किया है, सैकड़ों साल से आप उत्पादक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन आप अब इसको व्यवसाय के रूप में आप इसको लेंगे, तब आप भी खुद अच्छा कमाएंगे और आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो अपने बच्चे हैं जो इससे दूर होते जा रहे हैं, वो इसमें जुड़ सकेंगे। और हाँ, कृषि भारत जो है, कृषि से हमारी जो आय जो है वो अच्छी हो सकेगी और हमारा देश का भी भला होगा और हमारी किसानों का भी उसमें भला होगा। धन्यवाद। जय भारत। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी गई जानकारी किसान उत्पादन संगठन, इनसे आप जुड़कर भरपूर लाभ उठाएंगे। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं या फिर किसी नए विषय पे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।